जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए लेकर के आया है यूपीएससी 2025 को टारगेट करते हुए जीएस का फाउंडेशन कोर्स। जी हाँ, जीएस का फाउंडेशन कोर्स, जिसमें हम आपसे जीएस का कंप्लीट रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट पर मेरी आपसे परिचर्चा हो रही है। प्यारे बच्चे, हमने 2 क्लासेस आपसे स्टार्ट की हैं, जिसमें हम पॉलिटी और हिस्ट्री को पहले ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता कि एजुकेशन बायर न केवल आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीएस का कंप्लीट रिवीजन दे रहा है, बल्कि इन सब के अलावा आपको करंट अफेयर की तैयारियां चल रही हैं, उस पर काम चल रहा है। इन सब के अलावा आपको यूपीएससी के टारगेट करते हुए, प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए, स्पेसिफिक प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हम विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की भी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप भी हमारे एजुकेशन सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चे, कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी प्रेम्बल पर, आज ये उसकी सेकंड और लास्ट क्लास है, क्योंकि थोड़ा बड़ा है प्रेम्बल, क्योंकि हमें इसके एमसीक्यू भी देखने। तो हमने एक क्लास आपकी इस पर कर ली है और आपको प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। उसकी एक प्लेलिस्ट है, आज हम बनवा देंगे, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। और अब तक आपसे दृष्टि आईएएस के टेस्ट भी लगभग 10-11 हो चुके हैं और विजन आईएएस के टेस्ट 5 हो चुके हैं। तो बहुत कंटेंट्स आपको एजुकेशन बायर दे रहा है निःशुल्क, फ्री में। जो टेस्ट सीरीज 10,000 की मिलती है वो आपको निःशुल्क में प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जो हमारी क्लास रह गई है, जितना हमारा पोर्शन अभी बाकी है प्रेम्बल का, उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां पर जो शब्द था, हम लास्ट क्लास में आपसे चर्चा कर रहे थे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र, अगर आप देखोगे, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र एक व्यवस्था है, शासन संचालन की शक्ति संप्रभुता भारत की जनता में निहित होगी, मतलब कि लोगों का तंत्र होगा। लोकतंत्र एक प्रक्रियागत प्रणाली होती है बच्चे, जिसमें नवीन आयाम जुड़ते चलते हैं और व्यवस्था को अधिक जीवंत बनाते हैं, जहां पर लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक से अधिक पार्टी वहां पर हो, आपको राइट टू वोट हो, आपको अपनी बात रखने का अधिकार हो, आप थॉट्स, आपको इतनी लोकतंत्र हो कि आप किस व्यवसाय को चुनना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकें, आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो उसको भी चुन सकें, आप के राष्ट्र का विकास और आपके देश के संविधान का विकास एक मल्टीपल टाइम होता रहे, तो उसको हम डेमोक्रेसी के रूप में जानते हैं। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। अगर हम देखें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो प्यारे बच्चे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का तात्पर्य यहां पर इस तथ्य से होता है जहां पर जनता स्वयं तो नहीं, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने गए एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, वह उनके लिए विधि और विधान बनाने का काम करते हैं। जनता की तरफ से पार्टिसिपेशन करने का जो प्रयास करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनाने रखने का प्रयास करते हैं, राष्ट्र को और आगे गतिशील बनाने का प्रयास करते हैं, जनता के अनुकूल विभिन्न प्रकार की योजनाएं, परियोजनाएं, रूल रेगुलेशन
कानून बनाने का प्रयास करते हैं तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं उनके सांसद, विधायक। भारत इसका एक उदाहरण है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहां पर अगर कोई भी कानून बनेगा तो भारत की जनता कानून नहीं बनाएगी, बल्कि भारत की जनता के द्वारा चुने गए जो भी सांसद होंगे, एमएलए होंगे, वो जाकर के विधानसभा और लोकसभा में बैठ करके, संसद में बैठ करके कानून बनाने का प्रयास करेंगे। वह कानून उस जनता के द्वारा विधि मान्य होंगे। वहीं अगर हम बात कर लें प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप देखोगे शासन सीधे जनता की भागीदारी होती है। जो शासन बनाने या फिर नीति बनाने का प्रयास होता है, शासन चलाने का निर्माण होता है, शासन चलाने का प्रयास किया जाता है, तो उसमें जनता की भागीदारी होती है। इसका बेस्ट उदाहरण माना जाता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में अगर कोई भी वहां की सरकार कानून बनाएगी तो उस कानून में पार्टिसिपेट करते हैं वहां के मूल निवासी, वहां के लोग, वहां की जनता। तो ध्यान में रखना, भारत में कैसा लोकतंत्र है? तो भारत में आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत में ना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास कुछ ऐसे प्रमुख औजार, अस्त्र शस्त्र जिनका प्रयोग करके लोकतंत्र और निखरता है। ये एक तरीके से परिप्रेक्ष्यता मतलब कि पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, राइट टू रिकॉल, जनता संग्रह जिसको प्लेबिस्टिक्स आदि कहा जाता है। संविधान सभा द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया। भारत में संसदीय लोकतंत्र और आप देखोगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा को सुनिश्चित किया गया है। जिसमें कार्यकारिणी अर्थात मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेही होती है। तो कभी कभी यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि मंत्रिपरिषद प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति, मतलब कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी, मतलब कि जो कार्यकारिणी है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी व्यक्तिगत रूप से, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज बीन अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन in which the executive, i.e. the council of ministers, is responsible and accountable to this legislative for all its action. तो ये इंडिया में अडेप्ट किया गया, इंडिया में इसको अपनाया गया। संविधान की प्रस्तावना में लिखित लोकतांत्रिक शब्द न केवल राजनीतिक लोकतंत्र को शामिल करता है बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल करता है। तो थोड़ा यहां पर ध्यान में रखना है कि जो भारतीय संविधान है, अगर उसमें डेमोक्रेसी आप पढ़ते हैं, उसमें अगर आप लोकतंत्र शब्द को पढ़ते हैं तो ना केवल प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की चर्चा वहां पर की गई है, बल्कि आपको यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि न केवल उसमें राजनीतिक लोकतंत्र है बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। चूंकि ये तीन शब्द द वर्ल्ड डेमोक्रेटिक रिटर्न इन द preamble of the constitution includes not only political democracy but also social and economic democracy। मतलब कि अगर आप देखेंगे ये शब्द की बात, जब आप जस्टिस पढ़ते हैं तो जस्टिस में भी आपको तीन शब्द मिलते हैं, एक इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल। तो वही शब्द आपको डेमोक्रेसी में भी मिल रहे हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है बच्चे। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर अगर लोकतंत्र के तीन मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा की गई तो वहां पर इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल एंड सोशल की भी बात की गई है। तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। लोकतंत्र को लेकर के कई ऐसे विधिक विशेषज्ञों का अपना अपना मत रहा
उसी में से एक डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर का भी आपको मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। मतलब इनका बड़ा ही सिद्धांत रहा है इसको लेकर के, डेमोक्रेसी को लेकर के। आप कहते हैं कि वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, एक से अधिक पार्टी होनी चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने का, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन के साथ, लिमिटेशन के साथ, देश की राष्ट्र की अखंडता संप्रभुता को ध्यान में रखने के साथ आप वो कदम उठा सकते हैं जिससे देश का, राष्ट्र का, हित का, समाज का के अंदर अशांति ना हो, उसमें शांति व्यवस्था रहे, देश प्रगति करे, उन्नति करे, तरक्की करे, ना कि देश का विनाश हो, नाश हो, बल्कि वह कदम उठाए जिससे देश और राष्ट्र के हित में बड़ा ही वो संपोषणीय हो। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि वोट देने से आप लोकतंत्र को सुनिश्चित नहीं कर सकते। जब तक सामाजिक लोकतंत्र आप सुनिश्चित नहीं करोगे तब तक आप पॉलिटिकली लोकतंत्र आप नहीं ला सकते। डॉक्टर अंबेडकर हैज said in his speech in the Constitution Assembly that political democracy cannot be sustainable unless it has social democracy at its core। जब तक आप समाज के अंदर उस डेमोक्रेसी को सुनिश्चित नहीं करोगे तब तक आप पॉलिटिकली डेमोक्रेसी नहीं ला सकते। आप वोट दे दीजिए परंतु उनमें रिस्ट्रिक्शन रहे, उनमें अनटचबिलिटी रहे, उन लोगों को वो लोकतंत्र में भागीदारी ही सुनिश्चित ना कर पाए, वो अपने मत की वैल्यू नहीं समझ पाए, वो अपनी इच्छा अनुसार वोट ना दे पाए, उनको उस वोट के बारे में ये ज्ञान ही ना हो कि किसको कब कहां और कैसे वोट देना है, तो उनका तो मिसयूज होगा। और ये बिल्कुल फैक्ट है। डॉक्टर अंबेडकर नहीं बल्कि कई ऐसे संविधान आप देखोगे निर्माताओं का ये मत रहा कि लोकतंत्र में आप देखोगे मैकाले का मेरे को एक कोटेशन याद आ गया। मैकाले जब एजुकेशन सिस्टम लागू किया था भारत में बच्चे, तो आप उसका जो थॉट्स था वो ये था, जब आप बिपिन चंद्र पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री तो वहां पर उनकी अंतिम में जाकर के कोटेशन होती है, ठीक है। जब आप बुक का चैप्टर फिनिश होता है तो वहां पर कोटेशन होती है कई व्यक्तियों की, ठीक है। तो वहां पर मैकाले ने स्वयं कहा कि भारतीय एजुकेशन शिक्षा पद्धति को ध्यान में रखते हुए या स्पेक्ट्रम में भी ये चीजें आपको मिलेंगी, तो मैं दोनों किताबें प्रेफर करता हूं। चाहे तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं हिस्ट्री के लिए, नहीं तो एनसीईआरटी आती है बिपिन चंद्रा की, उसको आप पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो वहां पर मैकाले का एक कोट है और ये कोटेशन ये है कि मैं भारतीय जनता को खान पान, रहन सहन से, बोलचाल से, भाषा से, जीवन शैली से ब्रिटिशर्स बनाना चाहता हूं। ये केवल देखने से रहे इंडियंस ब्रिटिशन। और उसने कहा था कि जब वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आया था, मैं भारतीय लोगों को शिक्षित करना चाहता हूं, इनको सबको अंग्रेज बना दूंगा, इंग्लिश सिखा दूंगा। लेकिन हुआ क्या, जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय भारत की जनसंख्या अगर आप देखोगे 1947 में बच्चे 95% जो जनसंख्या थी निरक्षर थी, अंगूठा छाप थी, आप देखोगे अशिक्षित थे। केवल 5% ही लोग आप देखोगे भारत के क्या थे, शिक्षित थे बच्चे। और वही देश का शासन चला रहे थे, वही व्यक्तियों के हाथ में भारत के भविष्य की बागडोर थी, जिसके चलते मैं आज आपको पढ़ा पा रहा हूं और आप आज पढ़ पा रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस कूट को यहां पर दिया, ये शब्द अपना बोले कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। तो समाज के अंदर आपकी लोकतंत्र होनी चाहिए, समाज में छुआछूत नहीं होनी चाहिए। फिर आता है रिपब्लिक, गणराज्य। प्यारे बच्चे, ये गणराज्य शब्द क्या है? एक गणतंत्र और गणराज्य में राज्य का जो प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति का होता है। मतलब कि आप किस व्यक्ति को चुन करके भेज रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास में कई पार्टी से व्यक्ति चुनकर आ रहे हैं, ये पार्टियां हैं मान लीजिए,
ये पार्टी हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सीआर लिख देते हैं, सपा लिख दे सकते हैं, बीएसपी लिख दो, और इधर आम आदमी पार्टी लिख दो। ठीक है, ये लिख दो, एएमपी कह दो, ए आम आदमी पार्टी, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन एपीपी कहते हैं इसको। अब जरा बात को जरा समझना, यहां से भी व्यक्ति आ रहे हैं, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इन सभी से व्यक्ति चुन करके आ रहे हैं, और आपको अब इसका कोई सांसद होगा, विधायक होगा, जिसको आप मत दोगे, उसको आप चुन करके भेजोगे। बच्चे कहां चुन करके भेजोगे आप? या तो लोकसभा में भेजोगे या फिर आप विधानसभा में भेजोगे, भारत की संसद या फिर विधायिका के अंदर आप इसको भेजने का काम करोगे। तो स्वयं जनता चुन रही है। भारत का राष्ट्रपति आप देखोगे लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। हम अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति को चुनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनते हैं। हम वोट नहीं देते तो क्या, हमारे द्वारा चुन करके गए हुए जो भी एमएलए होते हैं, सांसद होते हैं, वो तो मत देते हैं। आगे पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे तो एक ट्रिक बताएंगे, निर्वाह कार्य योजना और पूरा राष्ट्रपति फिनिश। क्या समझे? मैं कई ऐसे ट्रिक के साथ में, कई ऐसे हिंट्स के साथ में, बहुत इजी वे में आपको कोई भी सब्जेक्ट हो वह समझाने का प्रयास करूंगा, आपसे डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, बिगिनर एस्पिरेंट्स को एडवांस तक ले जाने का प्रयास करूंगा, और एडवांस एस्पिरेंट्स को वो गाइड करने का प्रयास करूंगा कि बच्चे अगर हम पढ़ें तो कितनी इजी वे में भी चीजों को ले सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है और मंत्रिपरिषद की सहायता से देश के शासन को संचालित करता है। संविधान का आर्टिकल 74 इस बात को साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो समय रहते हुए राष्ट्रपति को समय समय पर गाइड करेगी, समय समय पर बोलेगी कि महोदय महोदया XYZ काम करें, और ये लिखित में वो पत्र देगी। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति को क्या आप चुनते हैं? तो आप कहोगे नहीं, परंतु आप देखोगे परोक्ष रूप से हम चुनते हैं। हमारे द्वारा चुने गए जो भी सांसद हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, वो क्या कर रहे हैं? मत दे रहे हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में और राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, मतलब कि हम ही तो चुन रहे हैं। अगर हमने और एमपी एमएलए को वोट नहीं दिया होता, मत नहीं दिया तो वो विधानसभा में, वह लोकसभा या फिर आप कहोगे संसद में न जाते और वो उसमें पार्टिसिपेट न करते। तो देश की जनता का यहां पर भी, दूसरे शब्दों में देखिए तो गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य की बजाय देश की जनता में निहित होती है, मतलब कि देश की जनता सर्वोसर्वा होती है। मैंने कहा आपसे कि जस्टिस संविधान के, अगर आप डीपीएसपी को पढ़ते हैं, चाहे आर्टिकल 38 पढ़ते हैं, वहां पर भी इसकी चर्चा की गई है। बात करेंगे जब संविधान का भाग नंबर 4 पढ़ेंगे तो वहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी जब हम देखेंगे तो वहां पर आर्टिकल आपका आता है 36 से 51 तक। तो उसी में एक आर्टिकल है 38 बच्चे, और उसका सब क्लोज ए भी जोड़ा गया जिसमें आपको फ्री में और निःशुल्क जुडिशरी सिस्टम, मतलब कि जो जस्टिफाई है या फिर आप देखोगे न्यायिक व्यवस्था है, वहां पर सुनिश्चित की जाती है। उसकी एक अपनी कैटेगरी है, उसके अनुकूल होती है। लेकिन जो प्रेम्बल के अंदर मैंने कहा ना कि भारतीय संविधान का एक मूल दर्शन है, एक बेस है, एक आधार है, एक स्तंभ है। जब जब समय रहते हुए भारतीय संविधान में कोई आंच आएगी, जब जब समय रहते हुए भारतीय संविधान में कोई प्रश्न उठेंगे, तब तक संसद में आप देखोगे संविधान की अगर चर्चा होगी तो उसमें पार्लियामेंट की में आप देखोगे तो प्रेम्बल की चर्चा होगी। जब जब सुप्रीम कोर्ट को समय रहते हुए ऐसा लगेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो रहा है तो इसका सहयोग लेने के लिए प्रेम्बल को वो क्या करेगी, वहीं पर पढ़ेगी। वो जानेगी कि किन शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसीलिए इस पर कई ऐसे विवाद उठते रहे, क्वेश्चन मार्क उठते रहे। उसी में से एक आता है जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा ही जरूरी हो जाता है। अब देखोगे बच्ची, न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल की गई है, और ये मूलभूत तत्व लिए गए हैं रूस की क्रांति से। वही जार का शासन याद कीजिए, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री के जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं
और आप तो वर्ल्ड हिस्ट्री के भी स्टूडेंट्स रहे हैं। जिस तरीके से माओ की वहां पर सरकारें रहीं, जार का शासन रहा, तो कई ऐसी साम्यवादी कम्युनिस्ट सरकारें यहां पर रहीं जहां पर लोगों को न्याय नहीं मिलता। जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ोगे तो वहां की सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। मैं आपको जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो जरा समझना है उस चीज में, बड़ी ही आपको विस्तार से चीजें देने का प्रयास करूंगा। प्यारे बच्चे, एजुकेशन सिस्टम है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? आप हिंदी से आते हैं, इंग्लिश से आते हैं? आपने किस तरीके से 10+2 और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, वो अलग है, और यूपीएससी का एग्जाम अलग है। यहां पर चीजों को रटा नहीं समझा जाता है, यहां को चीजों को बहुत अच्छे से आप देखोगे एनालिसिस किया जाता है, एक एक शब्द को बड़े विस्तार से चर्चा का बिंदु बनाया जाता है। तब जाकर के हम यूपीएससी की एलिजिबिलिटी रखते हैं कि हम अब मेंस और इंटरव्यू और प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। और कभी भी प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू की तैयारी आप अलग अलग से नहीं कर सकते, बल्कि एक साथ ही ये तैयारी की जाती है। तो जस्टिस प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। मतलब कि समाज के किसी भी वर्ग, मूल, धर्म, जाति, समुदाय से आने वाले व्यक्ति को यह न्याय मिलना चाहिए। समाज में उसका स्टेटस अच्छा हो, आर्थिक समृद्धि वो कर सके, उसके पास वो अपॉर्चुनिटी हो, और राजनीतिक वह अगर चाहता है कि XY पार्टी में ज्वाइन होना चाहता है, या फिर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, कुछ भी, तो उसको वो अपॉर्चुनिटी मिले, ना कि जात पात और छुआछूत के नाम पर, धर्म और समुदाय के नाम पर, वर्ग के नाम पर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए। प्रत्येक पक्ष में न्याय का तात्पर्य सभी के साथ समान व्यवहार से। और आपको मालूम होगा, जो न्याय होता है, जो कानून होता है, वो किसी की जाति नहीं देखता, वो किसी का धर्म नहीं देखता। अगर उसमें लिखा गया है कि सजा 20 साल की होगी मर्डर के केसेस में, तो 20 साल की ही सजा होगी मर्डर के केसेस में। बस चीजें ये हो जाती है कि मर्डर किया गया है कैसे है। एक मर्डर होता है कि उसको तड़पाया गया, एक है कि उसको एक फिर में शूट कर दिया गया। जितना खतरनाक मर्डर होगा उतनी खतरनाक सजा भी उसको दी जाएगी। किसी वर्ग विशेष के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता, ताकि शांतिपूर्ण समृद्धि राष्ट्र की रचना हो सके। ये सभी की बातें हो जाती। The privilege of any section should not be violated so that a peaceful and prosperous nation can be created. अब बात कर लेते हैं लिबर्टी की, जिसमें आती है स्वतंत्रता। आपको महोदय स्वतंत्रता है, मुझे स्वतंत्रता है, मैं चाहूं तो क्लास कंटिन्यू चलाऊं, मैं चाहूं तो पढ़ाई के साथ साथ में कुछ अन्य व्यवसाय भी कर सकता हूं, पढ़ाने के साथ साथ में मैं व्यापार भी कर सकता हूं, मैं बिजनेस भी कर सकता हूं। आप पढ़ाने के साथ साथ में, आप पढ़ने के साथ साथ में स्पोर्ट में भी भाग लेते हैं, अपना बिजनेस व्यापार भी संभालते हैं, अपने घर परिवार को भी चलाने का प्रयास करते हैं। बंधे हुए तो थोड़ा ही नहीं है कि अगर आप पढ़ते हैं तो केवल पढ़ते हैं, या आप पढ़ाते हैं तो केवल पढ़ाते हैं। आपको बोलने का अधिकार होगा, आपको अपने व्यवसाय करने का अधिकार होगा। जिस स्टूडेंट्स ने, देखिए, कुछ पढ़े नहीं पढ़े, हम प्रेम्बल क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, लेकिन आज तो पढ़ रहे। परंतु ये वास्तविकताएं हैं, जो भी बिगिनर एस्पिरेंट्स होते हैं वह संविधान के फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले पढ़ते हैं। अगर वो बुक लेंगे तो उसमें निगाहें कहां जाएंगी? फंडामेंटल राइट्स पे जाएंगी। जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो वहां पर स्वतंत्रता की बात की गई है, तो संविधान का आर्टिकल 19 भी आप पढ़ते हैं, और 19 आर्टिकल पढ़ोगे तो वहां पर लिबर्टी से भरपूर मिच्योर वो आर्टिकल है, और उसको डेप्थ में जाकर के आप क्या है, पढ़ भी सकते हैं। इट्स क्लियर नो? तो स्वतंत्रता, लिबर्टी आपको किसकी होगी महोदय? जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो कई तरह की आपको स्वतंत्रताएं मिलेंगी, क्योंकि व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का निषेध
और उसे शांतिपूर्ण व संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराना है। अब यहां पर एक शब्द को जोड़ा गया है, किसी प्रकार, गतिविधियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का निषेध और उसे संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराना है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन कुछ भी करने का अधिकार नहीं और सब कुछ करने का अधिकार भी दिया गया। आप कहोगे सर कैसे? आप भारतीय संविधान के अनुसार, विधियों के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते भारतीय संविधान के अनुसार। आप कहेंगे कि सर मुझे बम बनाना है, तो नहीं बना सकते। आप कहोगे कि मुझे मिसाइल बनानी है, नहीं बना सकते। अगर आपको मिसाइल बनानी है, बम बनाना है, तो भर्ती हो जाइएगा डीआरडीओ में, वहां पर जाइएगा, ट्रेनिंग के माध्यम से, बिल्कुल रूल रेगुलेशन के माध्यम से, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के माध्यम से आप मिसाइल बनाएं, आप बम बनाएं। आप राष्ट्र की प्रगति और उन्नति, राष्ट्र की सुरक्षा के हित में, राष्ट्र की समृद्धि के हित में, राष्ट्र की पहचान के हित में आप काम करें। भारतीय संविधान की उद्देशिका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना और स्वतंत्रता की घोषणा करती है। जरा समझना, 5 प्रकार के यहां पर आपसे स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर आपसे पूछा जाए, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बने हैं और बनते रहेंगे, तो स्वतंत्रता आपसे कितने प्रकार की है बच्चे? आप कहोगे महोदय 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात आपसे की गई है। Independence means provision of any kind of restriction on the activities of the individual and providing him with all the opportunity for development. The preamble to the Indian Constitution proclaim freedom of thought, expression, belief, religion and worship. इसमें आपको अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता की उद्घोषणा भारतीय प्रस्तावना के अंदर की गई है, जहां पर मूल अधिकारों के माध्यम से इन्हें सुनिश्चित किया गया है। मैंने आपको हिंट्स दिया कि जब आप भारतीय संविधान के आर्टिकल पढ़ते हैं, संविधान का फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, मूल अधिकार भाग 3 पढ़ते हैं, तो उसमें इसकी बातें की गई होती हैं। इन अधिकारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया गया है, मतलब कि इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। जरा समझना, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है यह अधिकार, लेकिन प्रस्तावना को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। आप कहने लगे कि मेरी अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, उपासना की जो स्वतंत्रता है वो छिन रही है, और ये भारतीय संविधान के भाग प्रस्तावना में इस बात को रेखांकित किया गया है, संविधान निर्माताओं ने इस बात को यहां पर लिखा है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ऐसा नहीं है बच्चे, आप फंडामेंटल के राइट के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, बट प्रेम्बल को आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कई बार पूछा जाता है। फिर आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता बच्चे, जहां पर सभी समान हो, हर एक धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ग, सभी व्यक्ति समान हो और संविधान से बढ़कर कुछ ना हो। कोई धर्म, विशेष जाति ऊपर ना हो। केवल आप देखोगे संविधान उसमें सर्वोसर्वा हो, विधि उसमें उच्च हो, उससे ऊपर कुछ ना हो। किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के विशेष अधिकार ना हो। जो पीछे रह गया है उसको आगे लाने के लिए समय रहते हुए हमें कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए ताकि वह राष्ट्र के निर्माण में और आगे आए। जो पीछे छूट गए हैं, जो दरिद्र हैं, जो दवित हैं, जो दलित हैं, जो अछूत हैं, उनको भी आगे लाने का प्रयास किया जाए। और ये ना केवल पुरुषों की बात है, इसमें महिलाएं हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, वृद्ध व्यक्ति हो सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है।
जिसका अर्थ होता है कि समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्यक्ष व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे और उसमें एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन काल का इतिहास हम पढ़ते हैं, तो वहां पर आता है कि किसी पार्टिकुलर एक वर्ग को विशेष अधिकार है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण कोई गलत कृत्य कर देता है तो उसकी सजा किसी और को दे दी जाएगी, या फिर वह सजा का पात्र नहीं होगा, उसको विशेष अधिकार होंगे, है कि नहीं? परंतु भारतीय संविधान ऐसा नहीं करता है। अगर आपने गलत कृत्य किया है तो आप ही उसका भोगी होंगे। कानून के तहत, विधि के तहत अगर आप अलग कृत्य कर रहे हैं, गलत कृत्य कर रहे हैं, तो आप ही को उसका फल मिलेगा। अगर आप सही कर रहे हैं तो सही, और गलत कर रहे हैं तो गलत। इट्स क्लियर नो? चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता की 3 आयाम को सूचीबद्ध किया गया है। अब यहां पर 3 है, जरा समझना। अगर आपसे पूछे कि समता, तो समता, इक्वलिटी अगर आपसे पूछी जाए तो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। अगर आपसे जस्टिस पूछा जाए तो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। अगर आपसे डेमोक्रेसी पूछी जाए तो उसमें भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। ये तीनों को याद में रखना है बच्चे, ये तीनों को याद में रखना है कि समाज में समानताएं होंगी, वहां पर कोई भेदभाव नहीं होगा। स्टेटस अगर समाज के अंदर व्यक्ति है, किसी भी मूल वर्ग जाति व्यक्ति अगर किसी का भी आता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, यहूदी हो, कोई भी हो, अगर वो टीचर तो दैट्स अ टीचर, अगर वो डॉक्टर तो दैट्स अ डॉक्टर। उसके पीछे उसका धर्म जाति नहीं लगेगा, उसके पीछे केवल वो चीज लगेगी जो वो कृत्य कर रहा है। अगर वो पठन पाठन का काम करता है तो एज ए टीचर होगा, उसको पंडित कहा जाना चाहिए। समाज में समानताएं होनी चाहिए। उसके कृत्य की वैल्यू होनी चाहिए। अगर समाज में हर एक व्यक्ति, आप देखोगे, समाज का गुलाम होता है, क्योंकि समाज विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना हुआ एक व्यवस्था है, ये सिस्टम है, और सब लोग इसी सिस्टम के अनुकूल काम करते रहते हैं। और समाज इन सिस्टम को, इन तत्वों को स्वयं रेखांकित करता है, समय रहते हुए परिवर्तित करता है, समय रहते हुए इसमें संशोधन करता है, समय रहते हुए इनको समाप्त करता है। गलत कृत्य को समाप्त करने का प्रयास समाज ही करता है। समाज इज द की। किसी भी राष्ट्र के लिए सामाजिक तत्व मूलभूत होते हैं और इनका विकास स्वयं समाज करता है। संविधान का विकास भी, संविधान का निर्माण भी समाज ने ही किया है, क्योंकि समाज को उसकी नीड और जरूरत और आवश्यकता थी। इसलिए समाज ने संविधान की उत्पत्ति और विकास की, ताकि वह अपने समाज को सुनिश्चित कर सके और जो अनटचेबिलिटी है, जो असमानताएं हैं, जो विभिन्न भेदभाव हैं, उनको दूर कर सके। और ये भेदभाव आर्थिक, पॉलिटिकल, आपको इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल हो सकते हैं। कमियां हैं, अंतर्विरोध है, उन्हीं कमियां, अंतर्विरोधों को पूर्ण रूप से आप देखोगे समाज पूरा करने का प्रयास करता है। तो सामाजिक समानताएं होनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अगर शूद्र में से कोई अगर टीचर है तो दैट्स अ टीचर, क्षत्रिय में से कोई टीचर है तो दैट्स अ टीचर। उसके साथ ये शूद्र टीचर नहीं लगेगा, वो व्यक्ति टीचर ही कहलाएगा। डॉक्टर तो डॉक्टर, भंवरची तो भंवरची। वहीं आता है राजनीतिक समानताएं, मतलब कि सभी के लिए राजनीतिक पार्टियों के आप देखोगे दरवाजे खुले होने चाहिए। वो चाहे किसी विशेष वर्ग का हो, धर्म का हो, जाति का हो, समुदाय का हो, वंश का हो, सभी के लिए होना चाहिए। उसमें महिला पुरुष दोनों। आर्थिक समानताएं, किसी एक व्यक्ति के हाथ में आप देखोगे मूल रूप से पूरे देश के, राष्ट्र के आर्थिक संसाधन ना हो, बल्कि उनका वितरण इस तरीके से सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि सब व्यक्तियों को उसका लाभ मिल सके, सभी व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट और सहभागी दे सके। वो अपॉर्चुनिटी सभी के लिए होनी चाहिए। कोई विशेष वर्ग के लिए कोई पद ना होना चाहिए, बल्कि वह पद सभी समाज के लोगों के लिए होना चाहिए। कि औद्योगिक गतिविधियां की केवल एक ही वर्ग कर सकता है, ऐसा नहीं, सभी वर्ग कर सकते हैं। अगर उसके अंदर वो स्किल है, उसकी वो एलिजिबिलिटी रखता है, उसको लगता है कि मैं XYZ व्यापार कर सकता हूं, तो उसको ये समानता होनी चाहिए। तो बच्चे, आई होप कि आपको ये चीज़ें, तीनों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे कि प्रस्तावना में जब इक्वलिटी शब्द की बात करते हैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम शामिल हैं, जिसमें सामाजिक समानताएं, राजनीतिक समानताएं और आर्थिक समानताएं शामिल होती हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा अवसर की समानता की बात की गई है, जिसके अनुसार देश का प्रति एक नागरिक विधिक रूप से लिंग, वंश, जाति, धर्म आदि के भेदभाव से दूर संविधान के समक्ष समान है और उनसे लोक नियोजन में भी इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और न ही सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे संविधान का आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 आप पढ़ते ही हैं जब आप तो इस चीज को देखते भी हैं। आगे बात करेंगे, जैसे ही हम पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा ही। फिर आता है फ्रेटर्निटी, मतलब कि बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ होता है कि सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना और सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना। आप एक दूसरे को भाई समझें, व्यक्तित्व समझें, एक ह्यूमन समझें, एक यूनिट समझें, ना कि ये महिला है, ये पुरुष है, ये उस वर्ग से है, ये उस जाति से है, ये उस धर्म से है। ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं, ऐसी अनटचबिलिटी नहीं, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बल्कि उनके साथ ह्यूमन और मानवता होने के नाते मानव जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। भारतीय संविधान एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 का के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। एकल नागरिकता इसका एक बड़ा एग्जाम्पल और उदाहरण माना जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए जो व्यक्ति बहुत अमीर है, रिच फैमिली से आता है, और ऐसी स्थिति में मान लीजिए उसको डबल या तिवल नागरिकता हो जाए, और उसको जब डबल और तिवल नागरिकता होगी तो उस स्थिति में उसको रहेगा ना कि मेरे पास में 2 नागरिकता है, 3 नागरिकता है, आपके पास में क्या 1 नागरिकता है, आपकी जब चाहे छीन ली जाएगी, मेरे पास में 2-3 है, तो ये तो भेदभाव हुआ। संविधान का आर्टिकल 51 का इस बात को सुनिश्चित करता है कि आपका ये ड्यूटी होगी, आपका ये कर्तव्य होगा कि राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। समय रहते हुए आप कंटिन्यूअसली उसके विकास में पार्टिसिपेट करें। विश्व, आप देखोगे जो धरोहर है विश्व शांति, ये कई ऐसे मूलभूत तत्व आपको देखने के लिए मिलेंगे। व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अब इस पर संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी इस पर लिखते हैं और कहते हैं डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि व्यक्ति के गौरव का अर्थ है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई, लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। मतलब कि उन्होंने एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के रूप में देखा। अकॉर्डिंग टू के.एम. मुंशी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल implies that the constitution not only secure the real will, win and acceptance of the democratic system, but also recognize that the personality of every individual is secured। ये के.एम. मुंशी का कोटेशन है। जब आपसे कभी भी व्यक्तिगत गरिमा पर क्वेश्चन आए तो आप इसको बोल सकते हैं। ये ऐसी कोटेशन है बच्चे, अगर स्टूडेंट्स इसको वास्तव में अपने व्यवहार और नेचर में उतार ले और इस पर काम कर ले तो आई होप, मुझे लगता है कि उसके मार्क्स और बढ़ जाते हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित इस शब्द के निहितार्थ को सुनिश्चित करने हेतु मौलिक अधिकारों में संविधान का अनुच्छेद 21 व्यापक प्रधानता की गई है। फिर आता है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता। सॉरी, भारत देश और राष्ट्र के अंदर जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, भारत देश आजाद हुआ, तो एक क्वेश्चन ये उठा कि भारत में डाइवर्सिटी बहुत है, लगभग 20,000 के आसपास भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व के सभी धर्म, लगभग 8 धर्मों का देश भारत कहा जाता है।
जहां पर ज्योग्राफिकल एरिया बदल जाता है। यहीं पर आपको दुनिया का सबसे ठंडा मानसून मिलेगा, यहीं पर आपको गर्मी मिलेगी, यहीं पर आपको बरसात मिलेगी। आप गर्मी देखना चाहते हैं तो थार मरुस्थल में चले जाएं, 50+ टेम्परेचर। इस बार का 2024 के टेम्परेचर की बात कर ले वहां तो लगभग 56 डिग्री सी पहुंच गया था, ठीक है, समर में। और सियाचिन ग्लेशियर में चले जाएं, हमेशा वहां पर 50- रहता है। और यदि सासाराम मेघालय में एक स्थान है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं अभी, जैसे नाम याद आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो वहां अगर आप चले जाएं तो बरसात, दुनिया की सबसे ज्यादा बरसात वहां पर होती है। 1200 से 1000 से 1200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो ऐसा देश है, इतनी बहुलता है, एक तरीके से बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत के साथ में भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। बड़े बड़े फ्लोश पर बड़े बड़े विधि के निर्माता भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज और भारतीय राष्ट्र पर अगर वो निगाह डालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो अपने आप में वो चकित हो जाते हैं। जब अंग्रेज छोड़ करके गए थे तो उनको ये साफ तौर पर पता था कि भारत देश एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन सकता। यहां पर रजवाड़े आप देखोगे कदम कदम पर भाषाएं बदल जाती हैं, जीवन शैली बदल जाती है, तो ये लोग कैसे एकत्रित रह सकते हैं? लेकिन भारत ने कर दिखाया, भारत ने कर दिखाया। और भारत की आप एकता, अखंडता और राष्ट्रता को अगर हम देखें तो दुनिया भर में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप फ्रांस में चले जाएंगे तो एक लैंग्वेज बोलती है फ्रांस, जर्मनी में एक लैंग्वेज है जर्मनी, सोच पा रहे हैं। रशिया में आप देखोगे रूसी, वहां की रशियन लैंग्वेज है। चाइना में चाइनीज, जापान में जापानीज, सोच पा रहे हैं कि नहीं? वैसे ही अगर आप देखें इस्लामिक देशों में चले जाओगे तो अरबी आपको मिलेगी, अमेरिका में अमेरिकन, वहीं इंडिया की कोई अपनी स्पेसिफिक राष्ट्र लैंग्वेज भी नहीं है। यहां पर 22 भाषाओं का संविधान की 8वीं अनुसूची में जो वर्णन किया गया है उन सभी का सम्मान किया जाता है। हमने सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास को, सबके प्रयास को और सबको एक साथ को लेने का हमने काम किया। अंततः मौलिक कर्तव्यों के तहत प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य माना गया कि वे अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे। षोडश समिति सभी को याद होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 सभी को याद होगा। संविधान के भाग नंबर 4 के आर्टिकल 1 जो 51 ए, उसमें जो किया गया अमेंडमेंट वो भी याद होगा। और 4 का क्लोज 1 जोड़ा गया वो भी याद होगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के प्रेम्बल के अंदर एकता शब्द नहीं था, अखंडता शब्द नहीं था, बल्कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में एकता शब्द के स्थान पर अखंडता शब्द को जोड़ा गया। जरा समझना, यहां पर एकता शब्द के स्थान पर अखंडता की बात की गई, अखंडता की बात की गई। यूनिटी के माध्यम पर इंटीग्रिटी, मतलब कि भारत कोई एकता नहीं है, एक यूनिट नहीं है भारत अभी, बल्कि वो इंटीग्रिटी है। अभी उसका निर्माण चल रहा है और जब उसका निर्माण चल रहा है तो वो इंटीग्रिटी वर्ड को यहां पर यूज करने का प्रयास किया गया है। फिर क्वेश्चन उठता है कि प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है? द इंपोर्टेंस ऑफ प्रेम्बल, मतलब कि प्रस्तावना की इंपोर्टेंस क्या है, जरा उसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसको भी हम जानते हैं ब्रीफ में। प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त एक स्वरूप है। आपसे अगर पूछा जाए, कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे, कोई टीचर अगर आपसे पूछे, इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कोई यूनिट बताइए कि मैं भारतीय संविधान को पढ़ करके मस्त हो जाऊं, भारतीय संविधान का कोई ऐसा पार्ट है जिसको मैं पढ़ूं और मस्त हो जाऊं, तो आपका एक शब्द में फटाक से उदाहरण होना चाहिए, एक शब्द में आंसर होना चाहिए कि सर मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ें। न केवल भारतीय संविधान की, यदि आप किसी देश के संविधान को समझना चाहते हैं, उस देश के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को समझना चाहते हैं कि वहां का संविधान किन पर टिका हुआ है, उसके स्तंभ क्या हैं, तो आप उस देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें। वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और हमें पता चल जाता है कि इसका बेसिक आधार क्या है और मूलभूत आप देखोगे स्तंभ क्या है, जिस पर संविधान के इर्द गिर्द जो चर्चा होगी इन्हीं शब्दों की होगी। तो एक संक्षिप्त स्वरूप है किसका? संविधान का।
यह संविधान की आत्मा है और इसे संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक भी मिलती है। के.एम. मुंशी, पंडित ठाकुर, हिदायतुल्लाह, ऐसे कई आपको व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने प्रस्तावना को अलग अलग नामों से पुकारने का प्रयास भी किया है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है, जो कि हमने देखा है। प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो, मैंने कहा था ना कि जब जब सुप्रीम कोर्ट को लगेगा, भारत की सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था को लगेगा कि हां ये शब्द, ये आर्टिकल अधूरा है, तो इसको पूर्ण करने के लिए वहां पर वो प्रस्तावना के सहयोग और पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कोई अनुच्छेद स्पष्ट हो और उसका ठीक ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो, तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है, भाषा का सहारा लिया जा सकता है। सर अलादी कृष्ण अयंगर स्वामी ने, उनके शब्दों में अगर हम देखें तो संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अब ये किसने कहा है? सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने इस शब्द को परोया है कि क्या है? दीर्घकालिक सपनों का विचार। ये आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है बच्चे कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है? अब जरा पूछना, ये किसने कहा है कि प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है? तो ये कहा है सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। पहला एक क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान रखेंगे, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि किसने हमारे संप्रभु या फिर आपसे जन्म कुंडली कहा है प्रस्तावना को? ये पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना, भारत संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है? तो ऑप्शंस दे देगा, तो ये के.एम. मुंशी ने कहा है। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इन सब के अलावा प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं का उल्लेख भी देखने के लिए आपको मिलता है। फिर क्वेश्चन उठता है जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था, जो पार्ट नंबर 1 देखा हमने प्रस्तावना का, तो वहां पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन लिखा था, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, मतलब कि भाग है या नहीं। वेदर द प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, मतलब कि ये पार्ट है उसका या नहीं है। तो चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं, उसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावना को लेकर के कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इस पर कई ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते रहे। उसी में से एक केस हुआ बेरोवाली संघ। बेरोवाली संघ मामला 1960 का था और इसमें साफ तौर पर कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। इसलिए इसमें संविधान में संशोधन भी, प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जा सकता। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह बेरोवाली मामले में खास तौर पर कहा गया था 1960 में। इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट के पास में एक और केस आया, जिसको सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला 1964 के नाम से जाना जाता है। न्यायमूर्ति मघोलकर द्वारा प्रस्तावना के संविधान के अंग न होने के विषय में उच्चतम न्यायालय ने पूर्ण के निर्णय पर विचार किए जाने की जरूरत पर ध्यान आकर्षित किया गया। मतलब कि जो आपने अगला केस था उस पर बात की। उसके बाद 1967 का एक और केस आया, जिसको गोखलनाथ बनाम पंजाब राज्य के नाम से जाना जाता है। उसमें कहा गया कि प्रस्तावना के विषय में यह है कि संविधान की मूल आत्मा है, यह शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है और यह संविधान का अंग है। तो इसमें क्या होगा, संशोधन किया जाएगा या नहीं। अंत में आते आते वर्ष 1973 में एक केस हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरल। इस मामले में अधिकांश न्यायाधीश द्वारा वाद विवाद के पश्चात एक मूलभूत बिंदु पर पहुंचे, एक डिसीजन पर पहुंचे कि प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, यह भी ध्यान में रखना है। और अभी तक एक बार संशोधन भी किया गया है। आइए अब प्रस्तावना परिवर्तनीय संशोधनीय है या नहीं, जहां जहां जिस जिस केसेस में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो उसी केस में इस बात को स्वीकार भी किया गया है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जाएगा। जैसे यहां पर हमने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिएगा।
प्रस्तावना में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 से संबंधित क्या है? वाद विवाद। यहां पर संशोधनीय है और यहां पर संशोधनीय नहीं है। देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 कहते हैं संशोधनीय है क्योंकि ये भाग मानते हैं और कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय है, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन संभव नहीं है। देखिए, इस मामले में क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने संसद को ये अधिकार दे दिए, सरकार को ये राइट्स दे दिए, कार्यपालिका विधायिका को ये राइट्स दे दिए कि बल्ले बल्ले हो गई। बड़े खुश हुए ये लोग। उन्होंने केशवरत भारती मामले में इस बात को कहा कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं और प्रस्तावना के किसी भाग में भी, लेकिन उन्होंने कहा महोदय आपको एक और बात बता दें, आप संशोधन तो करोगे, यह बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि मूल ढांचे का कहीं उल्लंघन तो नहीं कर रही, इसको डिसाइड करना और इसके बारे में चर्चा करना, ये जो अधिकार है वो हमारा है, मेरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। आप जिसमें चाहे संशोधन करें, मुझे मतलब नहीं, परंतु मैं उसको जज करूंगी और मैं देखूंगी कि वह मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं कर रही है। तो इसको ध्यान में रखना है। बेरोवाड़ी केस में 1960 में कहा कि यह संशोधन नहीं है, मतलब कि क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है, और जो संविधान का भाग नहीं तो उसमें संशोधन फिर किस बात का, तो इस बात को भी रखा गया। उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह अभी निर्धारित किया कि उद्देश्य का प्रस्ताव का संविधान का, आप देखोगे प्रस्तावना भाग है, अंततः इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु न्यायालय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधार मूल ढांचे से संबंधित है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक नोट डाउन करवा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप संशोधन तो करेंगे परंतु बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें सोशलिस्ट मतलब कि समाजवादी, सेकुलर पंथ निरपेक्ष और इंटेग्रिटी मतलब कि अखंडता। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 में लिया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है। समता, स्वतंत्रता और बंधुता के शब्द कहां से लिए गए हैं, यह भी ध्यान में आपको रखना है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को कहां से लिया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना। ये प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसको रूस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, अगर आपसे न्याय पूछे, जस्टिस पूछे, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, तो ये रूस की क्रांति से लिया गया है। और यदि आपसे समता की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, ठीक है, वहां पर बंधुता की बात करें, तो वो फ्रांस की क्रांति 1789-99 से लिया गया है। ठीक है, राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार की संकल्पना आती है। देखिए, एक और क्वेश्चन यहां पर उठा कि सर जो राज्य होगा, आपने कहा पंथ निरपेक्ष होगा, बिल्कुल उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, तो राज्य कितने प्रकार के होते हैं जरा समझना, धर्म के आधार पर। तो राज्यों को 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक होते हैं नास्तिक, एक होते हैं आस्तिक और एक होते हैं मिश्रण। मतलब कि भारत का एक अपना थॉट्स रहता है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात तो करते हैं, हम सर्वम सुखाय और सर्वम हिताय की बात तो करते हैं, लेकिन महोदय हम एक बात को सुनिश्चित करते हैं, हम गौतम बुद्ध के पंचशील सिद्धांत और मध्य मार्ग को भी आगे लाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम देखें, जब राज्य के धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर बात करें तो 3 प्रकार के राज्यों की संकल्पना आती है। जैसे नास्तिक राज्य, नास्तिक राज्य वह राज्य होते हैं जो सभी धर्मों का विरोध करते हैं। वो किसी भी राज्य को, वो किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, हर एक धर्म का खंडन करेंगे, उनको हम नास्तिक बोलते हैं। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो उससे थोड़ा सा दूर रहिएगा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट बोल के, जो नास्तिक होता है। परंतु अगर प्योर नास्तिक आपको मिल जाए तो उसके साथ आपको मित्रता करनी चाहिए, उस व्यक्ति के साथ में आपको उठ बैठ करनी चाहिए, ताकि वहां से आप नास्तिक के भी शब्दों को सीख सकें और ये जान सकें धर्म का नकारात्मक पक्ष क्या होता है। ठीक,
ये 1000 कमियां अंतर्विरोध आपको गिना देंगे। दूसरा आता है सिद्धांतिक। सिद्धांतिक राज्य या आस्तिक मतलब कि जो धर्म को बहुत ज्यादा फॉलो करते हो, जिसका अपना विशेष धर्म हो, जैसे श्रीलंका है, उसका एक अपना धर्म है। जितने भी पर्शियन गल्फ कंट्री हैं, सऊदी अरब है, कुवैत है, यूएई है, ईरान है, इराक है, इन सबके धर्म है, निश्चित है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और राजस्थान है। तो इन सबके क्या है, अपने अपने धर्म है। धर्मनिरपेक्ष राज्य जैसे भारत, यहां पर हमने दोनों का कंपाइल किया। ऐसा राज्य है जो धर्म के मामले में तटस्थ रहता हो, अर्थात जिसका कोई विशेष धर्म ना हो जैसे भारत, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समानता का स्वरूप करने का प्रयास करें, समानता का प्रयोग करने का प्रयास करें। अगर धर्म में कुछ अंतर्विरोध है, कमियां हैं, सॉरी, अगर कमियां हैं तो उन कमियों और अंतर्विरोध को कम करने का प्रयास करें। ऐसे राज्य को हम धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में रखते हैं। तो ये ध्यान में आपको रखना है। सेकुलर स्टेट, ए स्टेट विच इज नेचर इन द मैटर ऑफ रिलीजन विच डज नॉट हैव एनी पार्टिकुलर रीजन इज इंडिया। इसका एक उदाहरण लिया जाता है। ठीक है, तो बच्चे फाइनली आपका जो प्रस्तावना वाला पोर्शन था कंप्लीट हुआ। आइए अब 10 मिनट में हम इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। मैं पेन का कलर दूसरा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबिलिटी हो सके। देखिए क्वेश्चन क्या है। अभी हमने प्रस्तावना पढ़ी है, अब हाथों हाथ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक यूपीएससी या यूपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं करवाई जाती हैं, चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, सीएफईएफ हो, ठीक है, और स्टेट पीसीएस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं प्रेम्बल से, प्रस्तावना से अब तक पूछे गए हैं आईएएस और यूपीएससी की परीक्षाओं में व स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में, तो वो क्वेश्चन हमने लिए हैं। चलिए उन्हीं पर विस्तार से नजर डालते हैं। ये क्वेश्चन, ये कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक गणराज्य, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे यहां पर कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 की बात यहां पर कर दी गई है। इन्होंने एक डेट यहां पर दे दी है। आप जरा देखिएगा, ये जो शब्द है यहां पर, ये जो शब्द है पंथ निरपेक्ष, ये 1976 में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन। और यहां पर भी क्या है, समाजवाद, ये भी। तो आंसर सी और डी तो होगा नहीं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य था लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका है, ये 2019 में यूपीएससी में पूछा गया था। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है, बताइए बच्चे, करेक्ट आंसर बताइएगा। वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आइए देखिए एक एक करके बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, बी संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, तो बकवास कर रहा है। सी संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, ये भी बकवास कर रहा है। डी में कह रहे हैं कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अब ए और बी में से लगाइए, डी में से लगाइए कौन सा राइट आंसर है। मैंने दो ही ऑप्शन छोड़े आपके लिए। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए पहला वाला अगर स्टेटमेंट को पढ़ें, पहले वाले हम ऑप्शन को पढ़ें, ये क्या कह रहे हैं कि संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ऐसा नहीं है, समय रहते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा या फिर भारतीय संसद को लगेगा कि प्रस्तावना को पढ़ना चाहिए और इससे रिलेटेड अगर कानून बन रहा है, तो उसका सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें कई ऐसे शब्द, एक मूलभूत ढांचा है,
तो वहां से इसको लिया जा सकता है, लेकिन विधिक प्रभाव नहीं रखती है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन नंबर ए, यदि विधियां अधिक होती तो स्वाधीनता कम होती। वाह। बी, यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं। सी, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। और डी, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। और क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप कमेंट्स करें, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। जिस भी स्टूडेंट्स ने प्रेम्बल को बड़े अच्छे से मेरे साथ में, और मैंने बड़े ही इजी वे में, साधारण भाषा में, बहुत ही अच्छी शब्दावली में आपसे मैंने डिस्कस किया है, ऐसे यूट्यूब पर किसी ने मुझे लगता है कि प्रेम्बल को नहीं इतने गहराई से दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दें क्वेश्चन नंबर 3 का कमेंट्स बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका, बी, मूल अधिकार, सी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, और डी, मूल कर्तव्य। तो बताइएगा, ये भी इजी क्वेश्चन है, तो किसमें मत आपको मिलता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? आप देखोगे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में संविष्ट है? नहीं है। देखिए यहां पर संविष्ट नहीं है। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। तो आप कहोगे आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, मतलब कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर दें। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और ये सब पूछे गए। ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 1 और डी 4। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार, बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी, उद्देशिका, और डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? ऑप्शन नंबर ए, बेरुवाड़ी विवाद, बी, ए के गोपालन विवाद, सी, प्रिवी फल्स मिनिमम मिल्स केस विवाद, डी, केशवानंद भारती। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती। नेक्स्ट, समझाना कुछ है नहीं क्योंकि प्रस्तावना आप समझा दी है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार, बी, संविधान की प्रस्तावना, सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी, संसद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखोगे संविधान की प्रस्तावना, ये इसके क्या करती है? उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? समझना कि उल्लेखित नहीं है किसमें? प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय, बी, आर्थिक न्याय, सी, राजनीतिक न्याय, डी, धार्मिक न्याय। जस्टिस की बात की गई है तो ए, बी, सी है, लेकिन डी नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, ना कि न्याय की। अगला, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ऑप्शन नंबर ए, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बी, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, सी, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और डी, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। 11 का राइट आंसर दें, देखते हैं कितने बच्चे 11 का राइट आंसर देंगे। ठीक है, अगर जिसने भी 11 का राइट आंसर दिया तो मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक बच्चे, आप बहुत अच्छी चल रहे हैं। ठीक है, बताइएगा करेक्ट आंसर 11 का। 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? जरा समझना, यहां पर स्वतंत्रता के वर्णन की बात की गई है। ए, विचार की स्वतंत्रता, बी, धर्म की स्वतंत्रता, सी, विश्वास की स्वतंत्रता, और डी, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक आपको न्याय की स्वतंत्रता की बात नहीं की जाती है। आर्थिक आप देखोगे न्याय है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल। ठीक है, बाकी के एबीसी सही है, डी इसमें गलत है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही है?
ऑप्शन नंबर ए सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत नहीं है। बी देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सी सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। वीडियो को पोस्ट करें, 13 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। बहुत ही इजी है। आप समाज को कैसे देखते हैं और सोसाइटी को कैसे देखते हैं, आपके थॉट्स पर आधारित ये क्वेश्चन है और ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। मतलब कि आपसे क्या पूछा है, सेकुलर विद रिफरेंस टू इंडिया। ऑप्शन नंबर ए भारत में अनेक धर्म है। बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। और डी भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। आप देखोगे सेकुलर शब्द का है कि भारतीय राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को वो समान रूप से देखता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? यहां पर एक डेट दे दी गई है 1975 और सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर ए बंधुत्व, मतलब कि आप देखोगे फ्रेटर्निटी। बी संप्रभु सोवरनरी, समानता इक्वलिटी। डी अखंडता इंटीग्रिटी। तो कौन सा शब्द नहीं था ये आपको बताना है। तो आप देखोगे जो अखंडता शब्द है ये नहीं था, क्योंकि ये 76 में जोड़ा गया था, ना कि 75 में था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? अभी मैं इस पर एक क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी कर दिया हूं, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष पर। तो ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार। बी संविधान की प्रस्तावना। सी 9वीं अनुसूची। और डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वीडियो को पोस्ट करें, 16 का करेक्ट आंसर कमेंट्स बॉक्स में दें और कमेंट्स बॉक्स भर दीजिएगा महोदय। ऐसा नहीं है बच्चे, ठीक है, आप देख रहे हैं कि कितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि कमेंट्स दबा के दें। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आवश्यक रूप से दें। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया, जहां पर ई ऑप्शन आ जाता है तो समझ लीजिएगा बीपीएससी है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी डॉक्टर अंबेडकर। डी के एम मुंशी। और ई महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी, के एम मुंशी के द्वारा क्या कहा गया है? जन्म कुंडली कहा गया है। नेक्स्ट, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिकता का। बी समाविष्टवाद का। सी समाजवाद का। और डी अंतःक्रियावाद का। करेक्ट आंसर कमेंट्स करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सलिटी। इसको कहते हैं जो कि ऑल पर्सन आर होली एंड इक्वली ह्यूमन, इट्स प्रिंसिपल इज नाउ। नेक्स्ट, 19 नंबर है, आपसे पूछा गया है भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? अब ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन हो गया बच्चे, ठीक है, बता दीजिएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र गणराज्य। बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। और डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बता दीजिएगा इसको। ये इसके आंसर की है बच्चे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सारे आंसर आप जज कर लेंगे। तो आज की क्लासेस में बच्चे इतना ही रहने देते हैं। आपका ये जो क्लास है ये कंप्लीट हुआ, तो मिलते हैं पॉलिटी के अगले भाग नंबर 1 पर। तब तक के लिए मल्लाह के पढ़ते रहें और जो क्लासेस चल रही हैं उनको कंटिन्यूसली देखते रहें, रिवीजन करते चलें, जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक पे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के पार्ट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।